भूपेंद्र की तरफ मैं रुक कर लेता हूं। भूपेंद्र, जिस तरह से राजीव भी चर्चा कर रहे थे कि राहुल गांधी जब पहली बार जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने पीएम मोदी पे कोई निशाना नहीं साधा। उनका टारगेट सीधे सीधे आदिवासी वोट बैंक था, उनको लेकर उन्होंने बातें कही। तो कितना फर्क डालते हैं आदिवासी ये जो वोट होता है सौराष्ट्र में, कच्छ में, इन चुनावों में? क्योंकि पिछले चुनावों की बात करें तो बीजेपी को सौराष्ट्र में, कच्छ में काफी नुकसान पहुंचा था। तो इस बार भी कोई डिसाइडिंग फैक्टर होगा ये आदिवासी वोट? देखिए, हर बार ही रवि जो है आदिवासी वोट जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है। 27 सीटों पर तो ये सीधा सीधा असर करते हैं, लेकिन अगर आसपास की सीटों की मैं बात करूं तो करीबन 20 से 22 सीटें ऐसी हैं जिन पर इनका असर होता है। तो बहुत ही बड़ा फैक्टर है आदिवासी सीटों का, और ये आदिवासी सीटें ही हैं जो कांग्रेस को शुरू से लेकर, जब से 27 सालों का जो बीजेपी का शासनकाल है तब से लेकर अब तक एक मजबूत विपक्ष के तौर पर उन्होंने कांग्रेस को बनाए रखा हुआ है। यही आदिवासी वोट बैंक है, और इसीलिए राहुल गांधी की सबसे पहली रैली जो है उन्हीं आदिवासी इलाकों में की गई जो कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है। और इस बार कांग्रेस की कोशिश यही है कि किसी तरह से वो अपने गढ़ को बचा ले। रही बात औकात और जिस तरह की हम लोग चर्चा कर रहे थे, इन तमाम चीजों पर जैसा कि राजीव जी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देकर यहां का चुनाव नहीं जीता जा सकता। और इस बार कांग्रेस की ये स्ट्रेटेजी थी, पहले से ही ये रणनीति तय की गई थी कि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का जिक्र तक नहीं करेगा। और कल भी हमने राहुल गांधी की सभा में देखा, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में एक शब्द नहीं कहा, वो बीजेपी को ही टारगेट करते रहे। लेकिन कहीं ना कहीं एक चूक मधुसूदन मिस्त्री से हो गई, उनके मुंह से एक शब्द निकल आया, तो वो एक चीज अब जो है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने उसको अपना हथियार बना लिया, और कल उसको लेकर उन्होंने काफी कुछ कहा भी, और जिसका असर भी कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। दूसरी बात, कांग्रेस की पहले से ही इस बार स्ट्रेटेजी रही थी कि वो चुपचाप डोर टू डोर, जो खटिया बैठक कहते हैं, उस तरह की कैंपेन कर रहे थे। और उसी कैंपेन के जरिए प्रधानमंत्री ने भी उसका उल्लेख किया था कि वो इसी कैंपेन के जरिए अपने तमाम लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। और कांग्रेस की एक रणनीति ये रहती है कि जितना यहां पर पार्टी प्रचार करती है उससे कहीं ज्यादा कैंडिडेट अपने लिए खुद प्रचार करता है। और ये बात कांग्रेस में बहुत पहले से ही तय थी। तमाम वो कैंडिडेट जो तय माने जा रहे थे उनको कह दिया गया था, नामों की घोषणा होने के पहले ही वो अपने विधानसभा क्षेत्र में काम करने लगे थे। तो एक ये चिंता हमेशा इस बात का जिक्र होता था कि कांग्रेस का कोई शोर शराबा नहीं हो रहा है, कोई प्रचार नहीं दिखाई दे रहा है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन वो कहीं ना कहीं उनके कैंडिडेट जो है वो अपने क्षेत्र में लगे हुए थे, चाहे वो सौराष्ट्र की मैं बात करूं, चाहे वो आदिवासी क्षेत्रों की बात करूं। तो अब की बार बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि उस गढ़ को तोड़ना, वहां पर सेंध लगाना, और प्रधानमंत्री हो या फिर पूरे केंद्रीय मंत्रियों की फौज हो जिस तरह से उतरी हुई है। इसके पहले कारपेट बॉम्बिंग की गई, आज भी इसी तरह के 93 विधानसभा क्षेत्रों में की जा रही है, इसके पहले 82 विधानसभा क्षेत्रों में की गई। कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरह से कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाया जा सके, ताकि पिछली बार जो नुकसान उठाना पड़ा था वो इस बार न उठाना पड़े। और इसीलिए न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि बीजेपी के तमाम नेता जो है, पूरा कैडर जो है, इस समय इन कमजोर इलाकों में मेहनत कर रहा है। जी ठीक है, देख लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।